मैं अंग्रेजी में बोलूं कि हिंदुस्तानी में? अच्छा सुनिए, मैं मेरी ड्यूटी बोलूंगा ताकि मतलब हिंदुस्तानी ज़्यादा आप लोगों को समझने में आसानी होगी, वैसे अंग्रेजी भी बीच बीच में। और देखिए 1-1.5 घंटे बिल्कुल गौर से चुपचाप मुझे सुनिएगा, उसके बाद आप आधी रात तक मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारा मुल्क भारत बड़ी संकट में घिर गया है, बड़ी भारी मुसीबतें आ गई हैं, तो इसको समझने के लिए कि क्या उपाय है, क्या करें, आपको हिंदुस्तान के बारे में समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान क्या है, तभी आप वो जब जो समस्याएं हैं उनका कोई निदान निकालने का तरीका ढूंढ पाएंगे। तो शांतिपूर्वक सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मुझे कुछ समय लगेगा 1-1.5 घंटा समझाने में आपको, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट है कि व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है। किसी से भी पूछो हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है, हिंदुस्तान की क्या है भारत, व्हाट इज इंडिया, एक को भी नहीं मालूम। आप लोग हैं सब भारतीय इंडियन, मगर इंडिया क्या है मालूम ही नहीं किसी को। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है व्हाट इज इंडिया। बहुत जरूरी ये समझना, अगर आप अपनी दिक्कतें समस्याओं का कोई निदान निकालने का तरीका ढूंढें। पहली बात तो आपको समझने की ये है कि इंडिया इज ब्रॉडली अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, लाइक नॉर्थ अमेरिका जैसे यूएसए कनाडा है, वैसे ही हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदुस्तान में करीब 93-94%, 93-94% लोग जो रह रहे हैं, हम लोग सब, हमारे पुरखे यहाँ के रहने वाले नहीं थे, सब बाहर से आए थे, ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से आए थे, थोड़े से नॉर्थ ईस्ट से भी आए थे। 93-94%। तो जैसे नॉर्थ अमेरिका में यूरोप से लोग आए थे पिछले 400 साल, हमारे यहाँ हजारों साल से आते आ रहे हैं। पहले ये थ्योरी थी कि आर्यंस बाहर के थे और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ड्रेविडियंस थे। ये भी थ्योरी अब गलत साबित हो गई है। ड्रेविडियंस भी, आर्यन भी बाहर के थे, ड्रेविडियंस भी बाहर के थे। इसका ड्रेविडियंस ने ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन बनाया था जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, और एक जुबान बोली जाती है वेस्टर्न पाकिस्तान में, ये सिंध एरिया में, जिसको कहते हैं ब्राहुई, BRAHUI। आप लोग कागज कलम रखे हैं इनके नहीं अपने साथ, नोट करिए जो मैं बातें कह रहा हूं, वरना एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकल जाएगी, यहां कोई रजिस्टर नहीं करेगा। सुनिए, नोट करिए, ब्राहुई ये अभी भी बोली जाती, करीब 30 लाख लोग बोलते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान में। और ये इट इज सिमिलर टू तमिल, साउथ इंडियन लैंग्वेज है ये। तो सवाल उठता है यहाँ कहाँ से, वेस्टर्न पाकिस्तान में कहाँ से आगे, आज भी बोलते हैं लोग। मेरे पास आए कुछ पाकिस्तानी, वो ब्राहुई उनकी मादरी जुबान है। तो इसके मतलब कुछ रेमिनेंट्स रह गए थे ड्रेविडियंस के। तो अब जो प्रेजेंट थ्योरी है, जो एक्सेप्टेड थ्योरी है कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, मूल निवासी भारत के, वो प्री ड्रेविडियन ट्राइबल्स, जिनको आदिवासी कहते हैं, जैसे भील, गोंड, सांथाल, टोडाल वगैरह, जो जिनको हमारे पुरखों ने जिनके साथ बड़ा जुल्म किया, बहुतों को मार डाला, बहुतों को जंगलों में ढकेल दिया, वो मुश्किल से 5-6% आज भारत में हैं आदिवासी लोग, ट्राइबल्स। वरना हम लोग सब एक तरीके से विदेशी हैं, मतलब हम नहीं, हमारे पुरखे विदेश से आए थे। और इसी वजह से देखिए सवाल ये उठता है कि क्यों बाहर से लोग भारत आए, भारत से बाहर क्यों नहीं गए।
उसका वजह ये है कि देखिए लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम अनकंफर्टेबल एरिया टू कंफर्टेबल एरिया। ये नेचुरल है कि हर आदमी आराम चाहता है। तो पहले एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले। तो खेती के लिए क्या चाहिए? खेती के लिए चाहिए लेवल लैंड, समतल जमीन हो, उपजाऊ जमीन हो, पानी हो इरिगेशन के लिए। ये मतलब इफरात में था। आप रावलपिंडी से चले जाइए बांग्लादेश और कन्याकुमारी तक, सब लेवल लैंड, फर्टाइल सॉइल, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी इट वॉज पैराडाइज फॉर एग्रीकल्चरल सोसाइटी, जन्नत था। यहां से कोई आदमी क्यों जाएगा अफगानिस्तान जो बर्फीला है, पथरीला है, 4-5 महीने बर्फ से ढका हुआ है, बड़ी तकलीफ दे है। हर आदमी आराम चाहता है। तो हजारों साल से ये ज्यादातर ये उत्तर पश्चिम से, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान साइड से लोग आते गए। दो ही मौके थे जब भारत से लोग बाहर गए। एक तो 19वीं सेंचुरी में जब अंग्रेजों ने इंडेंचर्ड लेबर भेजा, प्लांटेशन लेबर, गरीब किसान जो यूपी वगैरह के, गोरखपुर वगैरह थे, उनको भेजा फिजी, मॉरिशस या ब्रिटिश गायना वगैरह, प्लांटेशन लेबर। और दूसरा जब इधर 30-40 साल से जो डायस्पोरा हुआ है, जो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, IIT ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स वगैरह जो गए, वरना हिंदुस्तान से कोई बाहर नहीं जाता था क्योंकि ये तो जन्नत थी। सब लोग बाहर से यहाँ आते थे। यहाँ से कोई क्यों जाएगा बाहर, जो इतने आराम से बैठा हुआ है। आप बीज छिड़किए, भरभरा के फसल होगी, यहाँ जमीन लेवल लैंड है, पानी है खेती बाड़ी के लिए। तो क्योंकि दिस इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स को क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या मुहाजिर? अच्छा, राइट। हाँ। तो आप हम लोग सब मुहाजिर हैं, समझ लीजिए। सब बाहर से आए हैं क्योंकि सब आराम चाहते थे। हमारे पुरखे सब आराम चाहते थे, सब हजारों साल से आते। तो क्योंकि ये मुल्क इट इज लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, इसीलिए इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नता है, इतने मजहब, इतनी जातियां, इतनी जुबानें, इतनी नस्लें। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी के कॉकेशियन फीचर्स हैं, किसी के मंगोलॉइड, नॉर्थ ईस्ट में मंगोलॉइड फीचर्स के लोग हैं, किसी के नेग्रोइड फीचर्स हैं, फूड हैबिट में डिफरेंसेस हैं, ड्रेस में डिफरेंसेस हैं वगैरह। आप अगर हिंदुस्तान को कंपेयर करिए चाइना से, देखिए हमारी आबादी 125 करोड़ और चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है, 135 करोड़, 10 करोड़ ज़्यादा है शायद। और उनका लैंड एरिया शायद हमारे भारत के लैंड एरिया से 2.5 या 3 गुना ज़्यादा है। बट देयर इज ब्रॉड यूनिफॉर्मिटी, ब्रॉड होमोजेनिटी इन चाइना। यानी सब चाइनीज का जो शक्ल है, मंगोलॉइड फेस है हर चीनी का। उनकी एक कॉमन रिटन स्क्रिप्ट है जिसको कहते हैं मैंडरिन। मैंडरिन बोलचाल की भी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, मगर कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं जैसे कैंटोनीज वगैरह, मगर अदरवाइज रिटन स्क्रिप्ट एक, हमारे यहाँ तो रिटन स्क्रिप्ट ही दर्जनों है। तो ब्रॉड, और 96% चाइनीज एक नस्ल के हैं जिसको कहते हैं हान चाइनीज। हमारे यहाँ तो नस्लें बहुत सारा है। तो जबकि चीन में ब्रॉड होमोजेनिटी है, हमारे में ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी। अब सवाल उठता है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद क्या हम एक मुल्क हैं? तो इसका जवाब यह है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक मुल्क हैं, क्योंकि जो लोग हजारों साल से यहाँ आते गए, ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट से, उनके इंटरमिंगलिंग, इंटरएक्शन से एक कॉमन कल्चर उभर के आई, इमर्ज करके आई हिंदुस्तान में, जिसको ब्रॉडली कह सकते हैं संस्कृत उर्दू कल्चर। दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया। देखिए ये सब ओरिजिनल आइडियाज हैं मेरे, आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी, मेरे 50 साल की रिसर्च का नतीजा है।
जो कल्चर ऑफ इंडिया इट कैन ब्रॉडली बी कॉल्ड द संस्कृत उर्दू कल्चर। ये ब्रॉडली दो ये जुबानों पे बेस्ड है, संस्कृत और उर्दू, और ये दोनों ऑल इंडिया लैंग्वेजेस हैं, ग्रेट कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, अनफॉर्चुनेटली निगलेक्टेड हैं। संस्कृत के बारे में पहले बताऊं कि देखिए लोगों को गलत फहमी है, संस्कृत के बारे में भी उर्दू के बारे में भी। कहते हैं संस्कृत हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की भाषा है, दोनों गलत है। संस्कृत में लोग कहते हैं कि ये तो पूजा पाठ की भाषा है। देखिए ये संस्कृत में जो मंत्र हैं और ये पूजा पाठ, ये मुश्किल से 5% है संस्कृत साहित्य का। 95% संस्कृत लिटरेचर हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। वो डील करता है फिलोसफी, डील करता है साइंस, डील करता है लिटरेचर, ग्रामर एंड सो ऑन। And it is broadly a secular language, just like Urdu is a secular language. Sanskrit was a language of free thinkers, जो हर किस्म की चीज सोचते थे और सवाल उठाते थे। इसीलिए जो हमारे संस्कृत जो फिलोसफी है वाइड स्कोप है। मैं तो स्टूडेंट रहा हूँ फिलोसफी का, किसी और दिन आपको इंडियन फिलोसफी बताऊंगा। जो आज संस्कृत है वो असली में इट कैन बी कॉल्ड पाणिनी संस्कृत। देखिए कई किस्म की संस्कृत हैं, संस्कृत एक जुबान नहीं है, कई संस्कृत हैं। जो ओरिजिनल संस्कृत, अर्लियर संस्कृत, वो जो ऋग्वेद की संस्कृत थी, 2000 आज से 4000 साल पहले ऋग्वेद लिखे गए थे। मगर भाषा बदलती जाती है, विद पैसेज ऑफ टाइम भाषा बदलती जाती है। जैसे अगर आप शेक्सपियर के ड्रामा आज उठाएं और पढ़ना चाहें तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो जब शेक्सपियर ने 16वीं सेंचुरी में रखा था, आज से 450 साल हो गए, अंग्रेजी भाषा बदल गई। तो आप विदाउट अ गुड कमेंट्री आप शेक्सपियर के ड्रामा नहीं पढ़ पाएंगे। इसी तरह संस्कृत भाषा भी ऋग्वेद जो आज से 4000 साल पहले लिखी गई थी, तब से बदलती गई 1500 साल तक बदली। फिर एक आदमी हुआ जिसका नाम था पाणिनि, जो ही वॉज द ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो उसने किताब लिखी अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब 8, अध्याय चैप्टर, बुक ऑफ 8 चैप्टर। तो उस किताब में पाणिनि ने फिक्स किए रूल्स ऑफ संस्कृत एंड देयर आफ्टर नो फर्दर चेंजेस इन संस्कृत वर परमिटेड। आज भी जो संस्कृत पढ़ाई जाती है ब्रॉडली पाणिनि की संस्कृत है, एक्सेप्ट स्लाइट चेंजेस दो लोगों ने किए पाणिनि की संस्कृत में। एक थे कात्यायन जिन्होंने किताब लिखी वर्तिका, और कात्यायन के बाद हुए पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखी। अदरवाइज जो आज भी आपके जैसे आई डोंट नो आपके यहाँ डिपार्टमेंट है संस्कृत का होने वाला, तो जो संस्कृत सिखाई जाती है स्कूल कॉलेज, वो पाणिनि की संस्कृत, जिसको लौकिक संस्कृत या क्लासिक संस्कृत। पाणिनि ने क्या काम किया कि जो पुरानी संस्कृत जो बड़ी क्रूड भाषा थी उसको सिस्टमेटाइज किया, उसको प्योरीफाई किया, अरेंज किया लॉजिकली टू मेक इट अ लैंग्वेज इन विच आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस्ड विद ग्रेट प्रिसिशन। देखिए साइंस रिक्वायर्स प्रिसिशन, यू हैव टू बी प्रिसाइज, एग्जैक्ट। तो पाणिनि ने संस्कृत को ऐसी भाषा बनाई जहां आप आइडिया एक्सप्रेस कर सकते हैं विद ग्रेट प्रिसिशन। आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम बस देते, हम पाणिनि के बारे में बताना किसी और दिन बताएंगे। देखिए जैसे ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, ABCDEF Z तक, इसमें कोई सिस्टम नहीं है। यानी B के बाद C क्यों आता है, कोई वजह नहीं है। C के बाद D क्यों आता है, कोई वजह नहीं है। D के बाद E क्यों आता है, कोई वजह नहीं है। P के बाद Q क्यों आता है, कोई सब जम्बल्ड अप है एट रैंडम, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं। हमारे पाणिनि ने क्या किया, उसने स्टडी किया जो निकलते हैं साउंड्स हमारे मुंह से। देखिए उसने कहा कि देखिए, उसने अरेंज किया सिस्टमेटिकली, जैसे कवर, क ख ग घ ङ, ये 5 लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ये क वर्ग कहलाता है, क सीक्वेंस। तो ये सब थ्रोट से, यहां से गले से निकलते हैं, क ख ग घ ङ। उसने स्टडी किया है। और च वर्ग,
च छ ज झ य, उसने स्टडी किया ये सब मिडिल ऑफ द टंग से निकलते हैं, जबान के बीच से निकलते हैं सब, तो एक सीक्वेंस में अरेंज किया। देखिए सारा लॉजिकली अरेंज हो रहा है। फिर ट ठ ड ढ ण, ये सब रूफ ऑफ द माउथ, मुंह के ऊपर से निकलते हैं, ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न, ये टिप ऑफ द टंग से निकल रहा है। प फ ब भ म, ये लिप से निकल रहा है। वो सब उसने इन सीक्वेंसेस ऑफ 5 लेटर्स उसने अरेंज किए ये कॉन्सोनेंट। और इसमें भी देखिए हर सीक्वेंस में, हर वर्ड में जो सेकेंड लेटर और फोर्थ लेटर होगा इट विल ऑलवेज बी एन एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का क्या मतलब? एस्पिरेंट का मतलब वो लेटर जिसमें ह मिला हुआ है, जैसे क प्लस ह ख, तो ख इज एन एस्पिरेंट। ग प्लस ह घ, तो घ इज एन एस्पिरेंट। तो हर सीक्वेंस में सेकेंड और फोर्थ विल बी च छ ज झ या, तो च प्लस ह छ एस्पिरेंट। ये कई भाषाओं में एस्पिरेंट नहीं होते हैं, जैसे मेरी भाषा है कश्मीरी, उसमें एस्पिरेंट नहीं होते हैं। मेरी बीबी घर को गर कहती है, झाड़ू को जाड़ू कहती है, वो है ही नहीं है एस्पिरेंट। तमिल भाषा में नहीं है एस्पिरेंट्स। अंग्रेजी में भी बहुत कम एस्पिरेंट्स हैं, थोड़े से हैं, जैसे थिंक, त प्लस थिंक, या इस तरह से हैं श प्लस स प्लस श, तो कुछ है, अदरवाइज इंग्लिश में भी बहुत कम एस्पेक्ट्स। तो कहने का मतलब कि जो इतनी सरल सी चीज़ है अरेंजमेंट ऑफ द अल्फाबेट्स, उसको कैसे पाणिनि ने साइंटिफिकली अरेंज किया, और पूरा ग्रामर उसने साइंटिफिकली फिक्स किया आज से 2500 साल पहले। दूसरी चीज जो संस्कृत भाषा ने किया, ये मेरा एक आर्टिकल है संस्कृत एज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, वो मेरे ब्लॉग पे आप लोग चले जाइए। मेरा ब्लॉग का नाम है justicekaju.blogspot.in। तो आर्टिकल है संस्कृत एज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो उसमें जो साइंस के लिए किया संस्कृत ने कि जो 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी हैं इंडियन फिलॉसफी में, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तो जो पहले और दूसरे हैं दे रिप्रेजेंट द साइंटिफिक आउटलुक। न्याय फिलॉसफी कहती है कि नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद रीजन एंड एक्सपीरियंस, और यही साइंटिफिक अप्रोच है। वैशेषिक फिलॉसफी इज डील विद द फिजिक्स ऑफ दोस टाइम्स। Physics is a part of science, but because it is the most fundamental of all sciences, तो उसको बाद में सेपरेट करके सेपरेट फिलॉसफी ही बना दिया गया। इस वजह से हमारे यहाँ बड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ इन एंशिएंट टाइम्स। मगर देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो रियल आप लोगों के पुरखों के जो अचीवमेंट्स हैं, साइंटिफिक अचीवमेंट, उसकी जानकारी बहुत कम लोगों की, और बेवकूफ़ी की बात करते हैं। मैं गया था, यहाँ अक्षरधाम मंदिर है, ये आपके शायद जामिया मिलिया के पास में ही हो। अरे वहाँ मैं गया तो उनके जो वो बड़े, मेरे बड़ा रिस्पेक्ट दिया वहाँ के जो हेड प्रीस्ट वगैरह ने। और वो एक वहाँ एक टनल है, वो पानी में बोट से आप जाइए, वो सीन्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री दिखाते हैं। तो कई तो सही थी कि पतंजलि टीचिंग ग्रामर, आर्यभट्ट टीचिंग फिजिक्स, या सोशल परफॉर्मिंग सर्जरी। सोशल वॉज अ ग्रेट सर्जन जिसने प्लास्टिक सर्जरी डिस्कवर करी, ये सब सही। मगर एक जगह उन्होंने दिखाया कि हम लोगों ने एरोप्लेन बनाया। तो मैं जब वहां से निकल के आया तो मैं वो जो उनके प्रीस्ट हैं, हेड प्रीस्ट हैं, उनसे मिला। मैंने कहा देखिए आपने सच्ची बात और झूठी बात को मिक्सअप कर दिया। जो सच्चे अचीवमेंट्स हैं हमारे एंसेस्टर्स के, वो बिल्कुल दिखाइए कि फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट का जो कंट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जीरो का कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो एंशिएंट रोमन्स थे, सिविलाइजेशन जिन्होंने बड़ा भारी सिविलाइजेशन बनाया था ऑफ सीजर एंड अगस्टस, उनसे दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल विद नंबर्स अबव 1000। 1000 के ऊपर जाइए तो बड़ी तकलीफ होने लगती थी। क्यों?
क्योंकि दे एक्सप्रेस देयर नंबर्स इन अल्फाबेट्स। रोमन जो लिखते थे अपने नंबर, वो उनके अल्फाबेट जो थे कि 1I, 5 को B, 10 को X, L50, C100, D500, M1000, उसके ऊपर कुछ कोई देयर वाज नो अल्फाबेट एक्सप्रेसिंग अ नंबर अबव 1000। तो अगर कोई एंशिएंट रोमन को लिखना होता था 2000 तो वो लिखता MM, अगर उसको लिखना होता था 3000 तो वो लिखता MMM, और अगर उससे कहो 1 मिलियन लिखे तो उसको M 1000 बार लिखना पड़ता। जीरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जीरो का कॉन्सेप्ट इंडियंस ने दिया। ये देखिए, इट वाज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी इन दोस टाइम्स, क्योंकि जीरो जो डेसिमल सिस्टम ये इन्वेंट किया था इंडियंस ने। ये यूरोपियंस कहते थे डेसिमल सिस्टम को अरब न्यूमरल्स, मगर अरब लोग खुद कहते थे हिंदू न्यूमरल। तो ये अरब है कि हिंदू है? इसका जवाब ये है कि देखिए, ये जो लैंग्वेजेस हैं अरबिक, पर्शियन, उर्दू, ये लिखी जाती हैं राइट से लेफ्ट। मगर किसी उर्दू वाले से कह दीजिए लिखिए कोई नंबर, वो लिखेगा लेफ्ट टू राइट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये नंबर ऐसी जुबान से लिए गए हैं जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और ये एक्सेप्टेड है कि इंडिया ने डिस्कवर की। ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी। इसके बगैर साइंस में प्रोग्रेस बहुत मुश्किल हो जाती है, विदाउट द डिस्कवरी ऑफ जीरो। तो इसी तरह से कई हमारे ग्रेट, जैसे सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट करी। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी में आप ही के बॉडी का एक टुकड़ा निकाल के एक दूसरे पार्ट, जैसे मानिए हार्ट ब्लॉकेज है, तो आपके ये पैर का नस काट के, एक टुकड़ा काट के यहाँ हार्ट में लगा दिया जाता है ताकि वो बाईपास हो जाए, ब्लॉकेज से बच जाए। वरना कोई और फॉरेन पार्ट लगाया जाएगा तो इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। ये डिस्कवर किया था 2000 साल पहले सुश्रुत ने, प्लास्टिक सर्जरी। यूरोपियन ने तो अभी मुश्किल से 1.5-2 साल पहले डिस्कवर किया। ये सब रियल अचीवमेंट्स हैं हमारे एंसेस्टर्स के। मगर कई बेवकूफ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में एरोप्लेन डिस्कवर किया क्यों? कि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है। देखिए, यह सही बात है, वर्णन है कि रामचंद्र जी ने रावण को हरा के सीता को पुष्पक विमान में लेके आया अयोध्या, ये है। मगर सवाल है, रामायण है क्या? रामायण इज एन एपिक पोएम। ये एक कविता है, और कवि को, पोएट हैज व्हाट इज नोन एज पोएटिक लाइसेंस। उसको इजाजत है बढ़ा चढ़ा के, एग्जेजरेट करके लिखने की। तो लिटरली मत ले लीजिए। अगर लिखा है कि अर्जुन ने तीर चलाया था, पूरा अंधकार हो गया था, डोंट टेक इट लिटरली। इट इज जस्ट अ पोएटिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि अर्जुन वॉज अ वेरी गुड आर्चर। तो इसी तरह से अब जब, क्योंकि मानिए एरोप्लेन थे एंशिएंट इंडिया में, तो एरोप्लेन तो इंजन से उड़ता है, तो इसके मतलब इंजन थे एंशिएंट इंडिया में। तो अगर इंजन थे तो हम लोग की महाभारत और रामायण क्यों रथ से क्यों लड़ी गई है? टैंक से लड़ना होना, लड़ाई होनी चाहिए। तो इट इज नॉनसेंस। ये लोग जो इस तरह से बात करते हैं बेवकूफ़ी की, अपना मजाक उड़वाना दुनिया के सामने कि कितने बड़े गधे हैं हम, बेवकूफ़ी की बात करते हैं। देखिए, सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है कि पहला एयरक्राफ्ट वॉज इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स इन 1903 इन अमेरिका। बच्चा बच्चा जानता है 1903 में पहला एरोप्लेन बनाया। और आप बेवकूफ़ी की बात करते हैं कि हमारे प्राचीन हिंदुस्तान में एरोप्लेन थे और हेड ट्रांसप्लांट, गणेश जी, हेड ट्रांसप्लांट और क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, हमको आता था। ये सब नॉनसेंस। जो असल में साइंटिफिक आपके पुरखों के ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, उसकी जानकारी आपको, उसकी इल्म है नहीं, और आप बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि हम हेड ट्रांसप्लांट जानते थे और जेनेटिक इंजीनियरिंग जानते थे और एटम बम बनाना जानते थे और एरोप्लेन बनाना जानते थे। ये सब दैट इज ऑल नॉनसेंस। और उससे आपका मजाक उड़ता है। दुनिया के लोग कहते हैं कितने बड़े मूर्ख हैं ये हिंदुस्तानी लोग।
मैंने बताया ना कि हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, इट इज ब्रॉडली, इट कैन बी कॉल्ड द संस्कृत उर्दू कल्चर। संस्कृत में रीजन पे बड़ा एम्फेसिस है। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ फ्री थिंकर्स, इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ एन इंक्वायरिंग माइंड। हर किस्म के सवाल पूछे जाते थे। ओनली 5% वॉज डेल्ट विद रिलीजन। जहां तक उर्दू का सवाल है, अब देखिए, मैंने दुनिया जहान की शायरी पढ़ी है। इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इंग्लिश पोइट्री पढ़ी ही, अमेरिकन पोइट्री, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, इटालियन, और हिंदुस्तान की बहुत शायरी पढ़ी है। अपनी सूर तुलसी तो पढ़ाई, और बंगला की में शायरी, तमिल में, कई भाषा। जो दिल की आवाज निकलती है और जिस अंदाज बयान और ताकत से निकलती है उर्दू में, मैंने किसी दुनिया की शायरी में नहीं पाई। So in that sense, I'm only talking in that sense, Urdu poetry is the greatest poetry in the world. मगर कितनी ट्रेजेडी है बताइए कि ये कहा गया मुसलमानों की जुबान है और विदेशी जुबान है, जबकि इन्हें 1947 तक उर्दू सबकी पढ़े लिखे लोगों की जुबान थी। यानी हम लोग के बाप दादा उर्दू में लिखते पढ़ते थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख। अब तो मैंने सुना कि मुसलमान नहीं जानते हैं उर्दू, जो कहते हैं मुसलमानों की ज़बान वो भी नहीं जानते। बहुतों से मैंने बात किया, उनको बोले मेरे बच्चे नहीं जानते। तो बड़ी भारी ट्रेजेडी है। मेरा पूरा कोशिश है कि इसका रिस्टोर में होना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर का एक बड़ा भारी अंग है उर्दू लिटरेचर। देखिए, अरबी और फारसी विदेशी जुबानें हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, सब जुबानों की इज्जत करता हूँ, मगर अरबी फारसी विदेशी जुबान है। उर्दू विदेशी नहीं, उर्दू यहीं की जुबान है, क्योंकि उसका जो बेसिस था दैट इज हिंदुस्तानी। वो मैंने अपने आर्टिकल व्हाट इज उर्दू, ये मेरा फेसबुक पे भी दोबारा मैंने डाल दिया, पहले भी यूट्यूब में था, मैंने अभी हाल में फिर से अपने फेसबुक पे डाल दिया, वो आप देख सकते हैं उसमें डिटेल में अगर जाने के लिए। उर्दू में ड्यूअल कैरेक्टर, दोहरा चरित्र है कि कॉमन मैन की भी लैंग्वेज है और एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज भी है, क्योंकि दो जुबानों को मिला के बनाई गई है, हिंदुस्तानी और फारसी। हिंदुस्तानी आम आदमी की जुबान और फारसी एक एरिस्टोक्रेट की जुबान, एक आला तबके के आदमी की जुबान है। तो उसमें उर्दू में वो पॉलिश और सोफिस्टिकेशन है जो एक एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज में होता है। उर्दू का जो कंटेंट है, जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं, वो तो आम आदमी के हैं, मगर जिस अंदाज बयान से निकलती है वो आम आदमी की नहीं, वो एक एरिस्टोक्रेट की बड़ा पॉलिश और स्टाइल से। तभी मैंने अभी कभी कभी कह जाता हूँ, लोग बुरा मान जाते हैं। मैंने एक हिंदी वालों ने बुलाया था, मैंने कहा देखिए, मैं सूर तुलसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आधुनिक 20वीं सदी की हिंदी कविता की बात कर। जो उर्दू शायरी में दम है आपके हिंदी में नहीं है, मगर अब बुरा मान जाते हैं लोग ये सब। अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, एंड इसलिए इतनी डाइवर्सिटी है, इतने मजहब, जात और नस्लें वगैरह, तो इसलिए हिंदुस्तान को एकजुट रखने के लिए और तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको बराबर इज्जत दें। जो भी मज़हब हो, जो भी जात हो, जो भी नस्ल हो, जुबान हो, सबको बराबर इज्जत देना होगा, वरना ये मुल्क एक दिन नहीं चल सकता है। इतनी डाइवर्सिटी इसमें। आप में और वो नागालैंड के लड़के में क्या कॉमन है? आप हिंदू मुसलमान हैं, वो ईसाई है। आपके कॉकेशियन फीचर्स हैं, उसके मंगोलॉइड फीचर्स हैं। आप ये प्लेन्स पे रहते हैं, वो पहाड़ों पे रहता है, उसके ईटिंग हैबिट्स फर्क हैं, ड्रेस फर्क है। तो जब तक आप उसको बराबर इज्जत नहीं देंगे, कैसे मुल्क चलेगा? अब आप बताइए, कई लोग कहते हैं, यहाँ बहुत सारे, पता नहीं आपके यूनिवर्सिटी में भी होंगे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, अब उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। उनको कई को आप लोग चिंकी कहते हैं। अरे भाई, ये
चाइनीज आप कह रहे हैं वो बाहर के हैं, तो आप भी तो बाहर के हैं, हम लोग सब बाहर के हैं। वो नॉर्थ ईस्ट से आए थे तो आप नॉर्थ वेस्ट से आए थे। सबको बराबर इज्जत नहीं देंगे, ये मुंह चल नहीं सकता है। तो ये बड़ी गलत चीज है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट लोगों को उनके साथ सही सलूक नहीं करते हैं। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला है कि रियल फादर ऑफ द नेशन मैं एम्परर अकबर को मानता हूं, मैं गांधी वांधी को नहीं मानता। क्योंकि देखिए उस अकबर की पैदाइश हुई थी 1542 में और इंतकाल हुआ था 1605 में। उस जमाने में यूरोप में मजहब के नाम पे कत्लेआम हो रहा था। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स आपस में मार काट कर रहे थे, दोनों यहूदियों को मार रहे थे, जला देते थे, बर्निंग एट द स्टेक, स्पेनिश इंक्विजिशन वगैरह में। उस जमाने में अकबर ने सुलह कुल की नीति चलाई। सुलह कुल मतलब सब हर मजहब को बराबर इज्जत दी जाएगी। ये अपने वक्त से 100-200 साल आगे का आदमी था। ही वॉज अ मॉडर्न मैन। और जो आज हिंदुस्तान खड़ा है वो अकबर ने जो नींव डाली थी, जो फाउंडेशन ले किया था, उसके वजह से है। हम लोग जो हैं हिंदुस्तानी आज, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इन दैट सेंस, जिसने इंडिया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। तो उसको मैं फादर ऑफ द नेशन मानता हूं। देखिए जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, हमलावर आए थे, ये सही बात है, उन्होंने कई हिंदू मंदिर तोड़े। जैसे महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, सही बात है। मगर जो वो जो हमलावर थे बाहर से जो आए थे, उनके जो बच्चे, उनकी औलाद हुई, उनके डिसेंडेंट्स हुए। जैसे बाबर तो बाहर का था, मगर अकबर तो बाहर का नहीं था, यहीं पैदा हुआ था। तो जो वंशज थे, बाहर के हमलावरों के वंशज, जो डिसेंडेंट्स यहाँ पे लोकल मुस्लिम रूलर्स हुए, वो तकरीबन सब के सब बड़े सेकुलर थे। क्यों? देखिए सोचिए, कॉमन सेंस है। मानिए आप मुस्लिम सुल्तान या नवाब हैं किसी एरिया में, लखनऊ में या मुर्शिदाबाद, और आपकी 80-90% जनता हिंदू है। अब अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो रोज बगावत बवाल होगा। कोई राजा नहीं चाहता ऐसा, सब बड़े आराम से रहना चाहते हैं। तो इन देयर ओन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम वाज सेकुलर। जो डिसेंडेंट्स ऑफ द इन्वेडर्स से जो लोकल मुस्लिम रूलर्स हो गए, चाहे नवाब अवध थे, नवाब मुर्शिदाबाद, उस जमाने में कैपिटल बंगाल मुर्शिदाबाद होता था, कलकत्ता नहीं, या टीपू सुल्तान थे, ये सब के सब बड़े सेकुलर थे, बड़ा इज्जत देते थे। यानी नवाब अवध, मैं तो यूपी का हूं, मैं जानता हूं, नवाब अवध रामलीला ऑर्गेनाइज कराते थे, होली दिवाली सेलिब्रेट करते। उस जमाने में हिंदू लोग ईद और मुहर्रम में शिरकत करते थे, और मुस्लिम लोग होली दिवाली में शिरकत करते थे। ठीक है, अपने अपने मजहब पे चलते थे, मगर भाईचारा था। और जो रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर, वो इसको फॉस्टर करते थे, इसको आगे, सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाते थे। हुआ क्या, देखिए 1857 तक कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं थी इस कंट्री में। कोई आप कम्युनल राइट 1857 के पहले नहीं सुनेंगे। 1857 में जो बगावत हुई, म्यूटिनी हुई, उसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़े अंग्रेजों से। उस बगावत को कुचल देने के बाद फिर अंग्रेजों ने नीति बनाई कि डिवाइड एंड रूल, कि भाई हिंदुस्तान पे शासन करने का एक ही तरीका है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाना है। ये बाकायदा नीति बनी वहां इंग्लैंड में। इसके कई जिक्र हैं। अगर आप ऑनलाइन चले जाइए अपने कंप्यूटर पे और टाइप करिए हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, ये स्पीच दी थी प्रोफेसर BN पांडे ने 1977 में राज्यसभा में। और उन्होंने रेफरेंसेस दिए, जो लेटर्स आए, कोट किए, जो लंदन से जो लेटर्स आए फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड टू द ब्रिटिश वाइसरॉय कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाना है। उसके बाद
1857 के बाद क्या होता था, अंग्रेज कलेक्टर चुपके से बुलाता था पंडित जी को, रात को पैसा देता था और कहता था कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलो, और इसी तरह मौलवी साहब को बुलाता था, चुपके से पैसा देता था, कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो। ये जहर बोया ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड बोते गए। फिर एजेंट प्रोवोकेटर्स, एजेंट प्रोवोकेटर का मतलब आप लोग समझते हैं, किराए का टट्टू पैसा जिसको देके बदमाशी कराई जाती है। एजेंट प्रोवोकेटर्स जाते थे मस्जिद में, जब नमाज पढ़ी जा रही है तो जोर जोर से गाना बजाओ ताकि मुस्लिम डिस्टर्ब और ये समझे कि हिंदू लोग कर रहे हैं, या कोई गाय काट के फेंक दो रातों रात मंदिर में और लिख दो दीवार पे अल्लाह अकबर, और वो हिंदू लोग सोचे कि ये मुसलमान लोग कर रहे हैं। ये सब बदमाशी ईयर आफ्टर ईयर चलती गई। 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स आए, सेपरेट इलेक्टेड, यानी हिंदू हिंदू को वोट दे सकता है, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे सकता है, अगेन पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल थ्योरी। फिर ये प्रोपेगेंडा हुआ हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की, अगेन पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये पॉलिसी चलाई गई ईयर आफ्टर ईयर, जहर बोते गए अल्टीमेटली इसका नतीजा पार्टीशन हुआ। मैंने तो कई लेख लिखा, मैंने कहा कि पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, इट इज अ फेक आर्टिफिशियल कंट्री, और एक दिन फिर रियूनाइट हो जाएगा इंडिया। क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान किस आधार पे बना है? ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू मुसलमान अलग अलग नेशन है। ये बिल्कुल बोगस थ्योरी है। मजहब के बेसिस पे रिलीजन एक मुल्क बन ही नहीं सकता। अब बनना तो देखिए इंग्लैंड में, इंग्लैंड का भी बंटवारा कीजिए, इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक भी रहते हैं, उनके लिए एक हिस्सा इंग्लैंड काट के दीजिए, उनको हिंदू भी रहते हैं एक हिस्सा इंग्लैंड का काट के दीजिए, हिंदुओं को मुस्लिम रहते हैं उनको दीजिए, यहूदी रहते हैं उनको दीजिए, प्रोटेस्टेंट कई किस्म के, तो इंग्लैंड का भी बंटवारा कीजिए। हर मुल्क में कई मजहब के लोग रहते हैं, हाँ एक मजहब के ज्यादा हो सकते हैं, मगर चल ही नहीं सकता मुल्क इस तरीके। ये सब बदमाशी थी अंग्रेजों की कि हम लोग को कमजोर कर दो, तोड़ दो, लड़वाते रहो, और ताकि हम लोग कमजोर रहें और मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं बिल्डअप कर पाए जो कि कॉम्पिटिटर हो जाए उनकी इंडस्ट्री से, और हम उनके हथियार खरीदें, क्योंकि इंडिया ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्म्स खरीदती है, वही पैसा खर्च हो सकता है अपनी जनता के वेलफेयर प्रोग्राम में। ये सब बड़ी साजिश हुई और आज तक चल जा रही कि लड़वाना हिंदू मुसलमानों। मैंने कहा ना कि देखिए ये जो शुरू के जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उन्होंने मंदिर तोड़े, सही बात, मगर उनके जो वंशज थे, डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने तो मंदिर बनवाए, उसके अकाउंट्स हैं, वो पैसा देते। टीपू सुल्तान 156 हिंदू मंदिरों को एनुअल ग्रांट भेजता था। ये अगर आप पढ़िए हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म में, वो आर्टिकल आपको गूगल में मिल जाएगा। 156 हिंदू मंदिरों को एनुअल ग्रांट भेजता। मैं तो गया सेरिंगापट्टनम, जहां उसकी राजधानी थी, उसी में फोर्ट में बड़ा भारी विष्णु टेम्पल है जो कि बड़ा पुराना है, तो अगर वो फैनेटिक होता तो तोड़ देता, मगर वो प्रिजर्व है आज तक। और उसके 30 खत हैं जो कि श्रृंगेरी के, जो साउथ इंडिया के शंकराचार्य थे, जो हिंदुओं में 4 शंकराचार्य होते हैं, जो साउथ इंडिया के शंकराचार्य थे, श्रृंगेरी है कर्नाटक स्टेट में, उनको 30 खत लिखे टीपू सुल्तान ने, एंड ऑल्सो विद ग्रांट्स। और उन खतों में लिखा, आप जैसे साधु महात्मा मेरे राज में रह रहे हैं, इसके वजह से खुशहाली है, अच्छी बारिश हो रही है, फसल अच्छी है, आपकी कृपा है, दया है, आपके वजह से हम लोग बहुत खुश हैं। 30 खत आज भी प्रिजर्व है वहां। मैं तो गया हूं श्रृंगेरी, वहां की शंकराचार्य से बात करी मैंने। ये सब हमारे हिस्ट्री बुक में दबा दिया गया। ये तो लिखा गया कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, जो सही बात है, मगर वो तो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन का था। उससे 10 गुना ज्यादा लंबे अरसे का ये पीरियड था जब जो लोकल मुस्लिम रूलर्स
सेकुलरिज्म को आगे बढ़ा रहे थे, वो सब दबा दिया गया हमारी हिस्ट्री बुक्स में। सॉरी, वट एवर इट इज, पॉइंट इज कि वो तो उसका जिक्र तो मिल जाएगा आपको हिस्ट्री बुक में, मगर आपको जिक्र नहीं मिलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल वाजिद अली शाह थे नवाब लखनऊ के। तो एक बार क्या हुआ कि बाय कोइंसिडेंस जिस दिन मुहर्रम पड़ा उसी दिन होली पड़ गई, क्योंकि डेट्स बदलती रहती है ना कैलेंडर्स के हिसाब से, कोइंसिडेंटली उसी दिन को पड़ा। तो मुहर्रम इज अ डे ऑफ मोर्निंग फॉर शियाज एंड होली इज अ डे ऑफ रिजॉइसिंग। तो उस बार हिंदुओं ने तय किया कि हम इस बार होली नहीं मनाएंगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर मुस्लिम ब्रदर्स, क्योंकि मुहर्रम गमी का त्यौहार है, तो हम इस बार होली नहीं मनाएंगे। तो नवाब वाजिद अली शाह वो ताजिया लेके गए बड़े इमामबाड़े से करबला, वहां दफनाया और फिर पूछा कि होली क्यों नहीं खेली जा रही है। तो बताया गया कि साहब हिंदुओं ने आज इस बार तय किया कि इस बार हम नहीं खेलेंगे क्योंकि मुहर्रम गमी का त्यौहार है, तो हमारे मुस्लिम भाइयों के जज्बातों की कदर करते हुए इस बार। तो नवाब वाजिद अली शाह ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों ने हमारे जज्बातों की कदर की, तो हमारा भी फर्ज बनता कि उनके जज्बातों का कदर करें, तो आज ही होली होगी। अब तो मैंने दफना दिया ताजिया, हो गया मुहर्रम, तो उन्होंने कहा मैं ऐलान किया पूरे अवध में खेली जाएगी आज ही। तो उसी दिन मुहर्रम भी हो गया, उसी दिन होली भी हो गई। ये आप बड़ी मुश्किल से मुझे मिला कहीं, ये हिस्ट्री बुक्स में ये सब छिपा के दिया गया है। जो मुस्लिम रूलर्स का सेकुलरिज्म था वो सब दबा दिया गया। प्रोफेसर बी.एन. पांडे जिन्होंने ये स्पीच लिखी हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो 1928 में कुछ लड़के स्टूडेंट्स आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उनके पास एक किताब लेके, जिसको लिखा था एक प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री, प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, और उसमें लिखा था कि टीपू सुल्तान ने 3000 ब्राह्मणों से कहा कि मुसलमान बन जाओ वरना मार डालेंगे, तो उन ब्राह्मणों ने खुदकशी कर दी। तो प्रोफेसर बी.एन. पांडे ने खत लिखा प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री को कि ये क्या सोर्स है आपका, कहाँ से ये आपको मिला ये कि टीपू सुल्तान ने 3000 ब्राह्मणों से कहा कि मुसलमान बन जाओ। तो पहले तो जवाब नहीं दिया प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री ने, बाद में लिखा कि ये मुझे मैसूर गेजेटियर से मिला इंफॉर्मेशन। तब प्रोफेसर बी.एन. पांडे ने एक प्रोफेसर श्रीकांतैया हैं जो थे जो मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हिस्ट्री, उनको लिखा कि क्या ये कह रहे हैं प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री की ऐसा मैसूर गेजेटियर में जिक्र आया है, क्या ये सही है? तो प्रोफेसर श्रीकांतैया जो मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा बिल्कुल झूठ है, ऐसा कोई जिक्र नहीं मैसूर गेजेटियर में, मैं तो खुद इसका मेरा स्पेशलाइजेशन है मैसूर गेजेटियर, देयर इज नो सच मेंशन। अब बताइए कितनी झूठी बात है, बिल्कुल जो कि टीपू सुल्तान वाज अ थॉरली सेक्युलर पर्सन, उसको पेंट कर दिया गया कि कम्युनल था। यानी आपकी हिस्ट्री बुक्स कैसे डिस्टोर्ट की गई, मैंने आप कुछ उसके एग्जाम्पल दिए। आज भी देखिए फीलिंग क्या है, मैं तो देखिए मैं कोई मुसलमानों को वोट नहीं मांगता हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, तो आप लोगों को वोट नहीं चाहिए मुझे, मगर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू के साथ ना मुसलमान होगा। आज डेफिनेटली a large section of Muslims have a grievance that they are not being treated fairly. एक तो मुस्लिम्स को नौकरी पाने में दिक्कत होती है, किराए का मकान पाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा मैं जब बना था सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होके चेयरमैन प्रेस काउंसिल बना था, तो मेरी इंटरव्यू ली थी करण थापा ने, जो डेविल्स एडवोकेट आप देख लीजिएगा यूट्यूब में।
उन्होंने पूछा मीडिया के बारे में। मैंने कहा देखिए मीडिया तो डिवाइड करती है पब्लिक को ऑन रिलीजियस लाइंस। बोले कैसे? मैंने कहा देखिए कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है तो 1 घंटे के अंदर कई चैनलों में स्क्रॉल आने लगता है कि ये SMS आया है या ईमेल आया है कि इंडियन मुजाहिदीन हैव क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और जैश मोहम्मद है क्लेम और हरकत सब मुस्लिम ने। देखिए ईमेल और SMS तो कोई भी शरारती आदमी भेज सकता है, एनी मिस्चीवियस पर्सन कैन सेंड, बिना कोई तहकीकात किए। आप ये इमीडिएटली आप टीवी में दिखा रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं आप पब्लिक को? क्या ये सटल वे में ये मैसेज नहीं जा रही कि सभी मुसलमान बम फेंकते हैं और कोई काम नहीं मुसलमान को? आर यू नॉट डिमोनाइजिंग द मुस्लिम्स? और आज देखिए अभी भी क्या हम आपको बताएं, हकीकत बताएं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, असल मुजरिमों को तो पुलिस पकड़ नहीं पाती क्योंकि पकड़ना आता ही नहीं है। देखिए असल मुजरिम को बिल्कुल पकड़ के सख्त सजा दो। मगर देखिए पॉइंट जो मैं कह रहा हूं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज अ साइंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर शेरलॉक होम्स की कहानियां पढ़ी हों, उसमें कैसे शेरलॉक होम्स जाके इन्वेस्टिगेट करता है, या डिस्कवरी चैनल पे आप देखिए अमेरिकन पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है साइंटिफिकली। वो ऑन द स्पॉट ऑफ द क्राइम जाती है, वहाँ फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स, एशेज, फाइबर वगैरह सब कलेक्ट करती है, फिर ले जाती है एक लेबोरेटरी में, उसकी सारे साइंटिफिक एनालिसिस होता है, DNA टेस्ट वगैरह, तब जाके क्राइम सॉल्व होता है। हमारे यहाँ पुलिस को न ट्रेनिंग है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, न इक्विपमेंट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मगर प्रेशर है कि सॉल्व करो क्राइम। तो बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिस्ट एक्ट के केस में क्या करे पुलिस? आधे दर्जन मुसलमानों को पकड़ लो, मुसलमान है, हर मुसलमान के पास कोई काम नहीं है बम फेंकने के अलावा। कि कोई मानिए मुस्लिम लड़के ने किसी मीटिंग में गर्मा गर्मी भाषण दे दिया कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो CID वाला प्लेन क्लोज में उसका डायरी में नाम नोट कर देगा, और जब बम ब्लास्ट होगा यही होगा। और वो ऐसे केसेस हुए हैं जहां 10-10, 12-12 साल, एक आमिर लड़का था 14 साल के, 17 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ, 14 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उसको बेगुनाह पाया, तो कौन उसकी 14 साल जिंदगी लौटाएगा? ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। हम नहीं कह रहे हैं देखिए कि सही मुजरिमों को सजा नहीं होनी, बिल्कुल करिए, मगर आपकी पुलिस को आता ही नहीं पकड़ना। वो असल मुजरिम तो लंदन और न्यूयॉर्क में खा रहा होगा बढ़िया डिनर, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ गया, आपको पकड़ लिया आपने क्योंकि आपको सॉल्व करना है क्राइम। अच्छा, पकड़ लिया पुलिस ने, उसके बाद एविडेंस मैन्युफैक्चर करना है। ये मैंने तो कहा कई अपने फेसबुक पेज पे, ये जो याकूब मेमन को फांसी हुआ, आई डोंट एग्री विद द जजमेंट। क्यों? देखिए हम बताते हैं रीजन। 2013 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। 2 पीसेज ऑफ एविडेंस उसके अगेंस्ट। एक तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड, एक तो कन्फेशन, वो भी रिट्रैक्टेड मतलब वो मुकर गया, जिसने वो कन्फेशन किया, कबूल किया था, वो बाद में कहा ये पुलिस प्रेशर में किया। और कन्फेशन तो ऐसी चीज है कि साहब अंडर टॉर्चर आदमी हर चीज कन्फेस कर देगा। डंडे मारते जाओ, वो क्या अच्छा भैया और मत मारो, जो चाहो हम कबूल लेंगे। टॉर्चर इज सच ए टेरिबल थिंग that you will confess to everything under torture. Joan of Arc confessed to be a witch under torture. तो एक तो ये सब केसेस में एक तो कन्फेशन एविडेंस होता है, और दूसरा कि रिकवरी तो अक्सर आप जानते हैं पुलिस प्लांट कर देती है। वेरी वीक एविडेंस। इन एविडेंस पे कन्विक्ट करना मैं सही नहीं मानता। जिस जो हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि रियल कल्प्रिट शुड नॉट बी पनिश, बिल्कुल रियल कल्प्रिट को पनिश करिए, मगर सवाल है कि आपने रियल कल्प्रिट को पकड़ा भी है, चार्जशीट भी किया है कि बेगुनाह आदमी को आप फांसी दे रहे हैं।
वो तो खुद वॉलंटरी आया था बाहर से। आई डोंट अग्री, मेरे राय में वो भी फैसला गलत है, याकूब मेनन का भी और अफजल गुरु का भी फैसला, बोथ आर बेस्ड ऑन दिस। तो ये मैं कई अपने फेसबुक पोस्ट और ब्लॉग पे मैं लिखता जा रहा हूं। मुझे देखिए कई लोग गलत समझते हैं, मैं कोई मुसलमानों की चमचागिरी नहीं कर रहा, न मुझे आपका वोट चाहिए। आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, तो आपको खुश करने का मुझे कोई इरादा नहीं। जो मगर किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मगर इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने कहा देखिए अगर हमें यूनाइटेड रहना है तो हमें सबको साथ, सबको बराबर इज्जत देनी है। आपको नॉर्थ ईस्ट लोगों को इज्जत देनी है, आपको मुस्लिम्स को इज्जत देनी है, सबको साथ लेके चलना है। ये महाराष्ट्र में थ्योरी चलाई थी बाल ठाकरे साहब ने, भूमिपुत्र थ्योरी, क्या महाराष्ट्र महाराष्ट्रियंस, तो वो 1970-80 में साउथ इंडियंस की पिटाई करने शुरू कर दी है शिवसेना वाले कि उनके कोई साउथ इंडियन है, दुकान अपना रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट बॉम्बे में चलाता है, उसकी तोड़फोड़ आपने तोड़ दी दुकान, उनके घर पे अटैक किया। इधर वो राज ठाकरे साहब ने कि बिहारी और यूपी वालों को, बेचारा 2 रोटी कमा रहा है, बिहार और यूपी का आदमी मुंबई में चाय की दुकान चलाता है, अपना परिवार की परवरिश कर रहा है, टैक्सी चलाता है, उसकी आपने चाय की दुकान तोड़ दी, आपने उसके टैक्सी के शीशे तोड़ दिए। ये क्या बात है? क्या था? क्योंकि आपको चाहिए वोट, वहां का महाराष्ट्रियन वोट चाहिए। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(e) है जो कहता है कि एवरी इंडियन हैज अ राइट टू लिव एंड वर्क इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये महाराष्ट्रियन नहीं कह सकते कि नॉन महाराष्ट्रियन यहां नहीं रह सकता, यहां काम नहीं कर सकता। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, हमारा महाराष्ट्र में रहने का फंडामेंटल राइट है, जैसे महाराष्ट्रियन का फंडामेंटल राइट है दिल्ली और यूपी में रहने का। तो इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज एंटी नेशनल। इससे तो देश टूट जाएगा, बाल्कनाइज हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। ये कुछ लोग कहते हैं कश्मीर को फ्रीडम दे दो। एक सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेफरेंडम कर दो और कश्मीरी लोग अगर अलग होना चाहे होने दो। मैंने कहा देखो सोचो, मैं भी कश्मीरी हूं बाय द वे। आपने अगर कश्मीर को अलग होने दिया, इंडिपेंडेंट होने दिया, कल नागालैंड वाले डिमांड करेंगे हम भी अलग होंगे, फिर मिजोरम वाले कहेंगे हम भी अलग होंगे, फिर तमिल वाले कहेंगे हम भी। कहां खत्म होगा? ये मुल्क टूट जाएगा। बिल्कुल किसी को नहीं अलग होने का इजाजत। और कश्मीर तो 1587 में एम्परर अकबर ने कॉन्कर करके हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। 1587 से हिंदुस्तान का हिस्सा है। एम्परर अकबर, जिसको मैं ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड मानता हूं आफ्टर अशोक, उसने 1587 में कश्मीर को इनकॉर्पोरेट किया इनटू इंडिया और तब से चला आ रहा है। तो ये सब आप डिमांड करना। और एक चीज मैं बताऊं आपको, देखिए ये कहना कि तो कश्मीर अलग हो जाए, नागालैंड, देखिए मॉडर्न इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ बिग मार्केट। आपको देखिए अगर गरीबी, गुर्बत सबसे बुरी चीज होती है जिंदगी में, पॉवर्टी इज द वर्स्ट थिंग इन लाइफ। अगर आपको इस मुल्क में गुर्बत हटानी है तो बड़ा लार्ज स्केल आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, क्योंकि इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री ही वो वेल्थ जनरेट कर सकती है बाय विच यू कैन प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ योर पीपल एंड गिव देम अ डिसेंट लाइफ। मगर मॉडर्न इंडस्ट्री कैसे हो सकती है? अनलेस वी आर यूनाइटेड, बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ बिग मार्केट। अगर टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान के हो जाए तो मॉडर्न इंडस्ट्री को मार्केट कहां मिलेगा? इनफैक्ट जो नेशन स्टेट्स अराइज हुए थे यूरोप में, इट वॉज बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज ग्रोइंग। तो जो फ्यूडल छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थे, दे कुड नॉट सर्वाइव, दे हैड टू बी स्मैश्ड। फ्रांस, इंग्लैंड जो एक नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज राइजिंग। तो इसलिए हमको यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी मस्ट हैव अ वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री which can generate the wealth to give a decent life to everybody. We have to create just social order for giving a decent life to everybody.
अभी मैं अमेरिका में था तो वहां से मैंने, देखिए मैं हर साल क्या करता हूं, रमजान के महीने में एक दिन रोजा रखता हूं, ओनली 1 डे, मगर बड़ा स्ट्रिक्टली रखता हूं। इस बार मैं वहां कैलिफोर्निया में था तो वो 4 जुलाई मैंने डेट रखी और मैंने अपील की पूरे दुनिया भर के नॉन मुस्लिम से, अपील है, कोई ऑर्डर तो मैं दे नहीं सकता कि आप एक दिन, आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड सॉलिडेरिटी विद आवर मुस्लिम ब्रदर्स, और मैंने कहा कि मुस्लिम भी एक दिन व्रत रखें नवरात्रि में, ये भी अपील करी। तो मैंने मालूम करवाया वहाँ के लोकल मुस्लिम में कब से वो क्या कहते हैं सहरी का टाइम कब खत्म होता हो। तो एक ने कहा साहब 4:13, दूसरे ने 4:27। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? बोले शिया लोग 4:13 रखते हैं और सुन्नी लोग 4:27। मैंने कहा ये क्या मुसीबत में, मैं ना शिया हूँ ना सुन्नी हूँ, मुझे मुसीबत में क्यों डाल दिया? तो फिर मैंने तो अच्छा 4:13 के पहले ही मैं सहरी कर लूंगा, 3:30 बजे उठ के जल्दी से अंडा और दूध पानी जो कुछ पिया, और वहां फिर तो समझिए 8:35 पे इफ्तार होना रात के, जिन्हें कितने 18 घंटे मुझे भूखा प्यासा रहना पड़ा। तो मगर बस स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया। इट इज जस्ट, देखिए मैं कोई मुसलमान नहीं हो गया हूं इससे, इट इज शोइंग रिस्पेक्ट एंड सॉलिडेरिटी विद आवर मुस्लिम ब्रदर्स। और हर साल मैं एक दिन रोजा रखता हूं, और मैंने अपील करी नॉन हिंदू से कि आप लोग भी अगर आप ठीक समझे नवरात्रि के दिन बस एक दिन, पूरे 9 दिन नहीं, आप व्रत रखिए, तो वो दैट व्रत इज ईजियर। आजकल ये बात चल रही है, मैं टीवी अभी देख के आ रहा हूं कि वो पाकिस्तान ने हुर्रियत लीडर्स को बुलाया है। तो मैं नसीहत देना चाहता हूं अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, ऐसा करो, क्योंकि वो पाकिस्तान कहते हैं हम कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग हिंदुस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो कहें पाकिस्तानियों से ठीक है हम कश्मीर के बारे में बात करेंगे, मगर एक शर्त है कि फिर ये भी बात होगी कि पाकिस्तान फर्जी मुल्क है कि नहीं, ये इस पर भी बात होगी। and whether this two nation theory is a bogus theory or not, and whether Pakistan and India should be reunited along with Bangladesh under क्योंकि देखिए जब तक, देखिए एक चीज बता रहे हैं, ये कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग कोशिश करना चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हों, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। डोंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, कभी रिश्ते अच्छे हो ही नहीं। क्यों? पाकिस्तान बनाया गया इसलिए कि लड़ते हैं हिंदू मुसलमान, उसका बनाने का वजह ये थी, कभी हो ही नहीं, इट वॉज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। बिल्कुल आप लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कुछ लोग कहते हैं साहब आप क्यों नहीं कहते पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हों। मैंने कहा जब मैं पाकिस्तान को मुल्क ही नहीं मानता हूं तो हाउ कैन देयर बी गुड रिलेशन? अरे भाई अगर 2 मुल्क हों तो दोनों में अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, मगर अगर मुल्क एक ही है तो एक अपने से कैसे रिश्ते हो? भाई मेरे तमाम पाकिस्तानी दोस्त आते हैं, मैं उनसे कोई फर्क अपने को कोई फर्क समझता ही नहीं हूँ। वही हम एक दूसरे की शक्ल हैं, हिंदुस्तानी में बात करते हैं, वही उर्दू पोइट्री का शौक है, म्यूजिक का, वही बिरयानी खाने का, ये सब वी आर नो डिफरेंट। ये सब फर्जी, इट्स ऑल अ फेक कंट्री। देखिए तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत जरूरी है, वी मस्ट बी यूनाइटेड, बट यूनाइटेड बाय गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। वरना ये आजकल का जो जमाना, इट्स एज ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी अपने को इंफीरियर मानने को तैयार नहीं। ये हमारे, मैं तो कहता हूं कि देखिए ये हिंदू लोग जो दलितों को लुक डाउन करते हैं, बड़ी गलत चीज। मैं मद्रास में चीफ जस्टिस था, तो एक शेड्यूल कास्ट जज थे मद्रास हाई कोर्ट के, वो शेड्यूल कास्ट थे, उनकी वाइफ अपर कास्ट की थी, उनका लव मैरिज हुआ था आज से 25 साल पहले।
तो वो हम लोग ऐसी कर्टसी कॉल पे आए थे मेरे घर में मेरी वाइफ के साथ। तो उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ से बताया कि जब हम लोगों की शादी हुई, लव मैरिज हुई, तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा क्रियाकर्म कर दिया कि मैं मर गई हूं उनके लिए, उसके बाद कोई रिश्ता नहीं रखा। तो ये क्या सही नहीं है कि आप लोग दलितों को नीच मानते हैं? आज भी मुझे एक फेसबुक पे मैसेज आई, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट लड़की है, पढ़ती एमटेक पढ़ती है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसने कहा साहब मैं शेड्यूल कास्ट की हूँ, मेरे 6 साल से किसी अपर कास्ट लड़के के साथ मेरी दोस्ती है, मगर वो लड़के के माँ बाप कहते हैं कि कोई सवाल नहीं तुम्हारी इस लड़की से शादी करने का, मैं उसके छुए पानी को हाथ नहीं लगाऊंगी, इन्हें अनटचेबल, तो मैं क्या करूं? खैर मैंने उसको जवाब दिया कि देखो भाई अब उसको कहो, उस लड़के से 6 साल हमारी दोस्ती रही, अब या तो अपने माँ बाप को चुनो या मुझे चुनो, क्योंकि कब तक मुझे टांगे रखोगे। तो मगर सवाल है कि अभी भी दलितों को आप नीच मानते हैं। यानी कई जगह हिंदुस्तान में, आप वेस्टर्न यूपी हरियाणा आप जानते हैं, लड़की जाट लड़की अगर दलित लड़के या मुस्लिम लड़के के साथ इश्क हो गया, शादी हुई, दोनों को मार डालते हैं। ऑनर किलिंग होता कि नहीं होता? खप पंचायत के अगेंस्ट ये चार्ज है। तो इसके मतलब कितना पिछड़ा मुल्क है ये। वी आर अ वेरी बैकवर्ड नेशन। आप ये ना समझिए बढ़िया आप साड़ी पहने हो, बढ़िया सलवार कुर्ता पहने हो, बढ़िया कोट टाई और सूट पहने हैं तो आप मॉडर्न हैं। सवाल है यहाँ क्या है? 90% आप लोगों में यहाँ गोबर और भूसा है। जो आप दलितों को नीच मानते हैं, तो ये क्या ये साबित नहीं करता है कि यहाँ गोबर और भूसा है? इंसान को तुम इंसान नहीं मानते हो? ये 1776 में, इन द ईयर 1776 अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1776 में अमेरिका में, जिसमें कहा गया था वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। तब से 240 साल हो गए हैं और आज भी तुम एक अपने एक समाज के वर्ग को नीच मानते हो। सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इज कमिंग इन दिस कंट्री। मैंने एक लिख दिया है, आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। अब क्योंकि आपका जितने सिस्टम्स हैं सब कोलैप्स कर गए हैं। ये सारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट चलता है, पूरा मॉनसून सेशन हो करके उड़ गया सारा। फिर वो विंटर सेशन में भी होगा। ऑल योर स्टेट, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, एंड लार्ज सेक्शन ऑफ जुडिशरी भी, यानी जो 25 साल केस डिसाइड करने में लगा रही है, वो कोई जुडिशरी है? और एक सेक्शन उसका करप्ट हो गया है। अरे स्टूडेंट को क्या, अभी आप देखिए क्वेश्चन आवर टाइम नहीं आया, अभी मेरी स्पीच चल रही है। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। तो देखिए सारा ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम हॉलो एंड एम्प्टी शेल एंड आर बियॉन्ड रिडेम्पशन। दे आर ऑल बियॉन्ड। इलाज नहीं हो सकता है, ला इलाज। देखिए कुछ मर्जों का इलाज हो सकता है, कुछ बीमारियों का, और कुछ बीमारी जैसे टर्मिनल कैंसर, वो इट विल फिनिश द पेशेंट। ला इलाज मर्ज हो गया सारा। यू रिक्वायर डिमोलिशन एंड फ्रेश कंस्ट्रक्शन। एक बिल्डिंग है, उसका रिपेयर और रेनोवेशन हो सकता है। एक और बिल्डिंग है, इतनी जर्जर हो गई है कि अब कोई इलाज उसका नहीं, उसको तोड़ो और नया बिल्डिंग बनाओ। दिस कंट्री यू आर गोइंग टू हैव अ रेवोल्यूशन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि कब तक ये जनता बर्दाश्त करेगी? नेता लूटे जा रहा है, बेशर्मी से लूट रहा है इस मुल्क को। कहता है कि हम देश के सेवक हैं, मगर लूट रहा है। कितना पैसा ले गया है टू फॉरेन बैंक्स एंड मॉरिशियस या केमन आइलैंड या सिंगापुर या हांगकांग, गॉड नोज वेयर ही हैज पार्क्ड ऑल हिज इल गॉटन मनी। लूट के ले गए भाई लोग। तो कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? यहाँ प्याज का दाम आज मैंने पढ़ा कुछ इलाकों 80 रुपए हो गया। दिल्ली के कई
गरीब आदमी सूखी रोटी प्याज और नमक खाता है, और प्याज मैंने सुना, पता नहीं सही है कि गलत, मैं तो आज अखबार पढ़ा कुछ इलाकों में दिल्ली में 80 रुपए किलो बिक रहा है नमक 20 रुपए। आपके मुल्क में मैसिव पॉवर्टी, सबसे बुरी चीज होती है जिंदगी में गुर्बत, गरीबी, वर्स्ट थिंग इन लाइफ। मैसिव पॉवर्टी, 75-80% पीपल आर पुअर, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव प्राइस राइज, ऑलमोस्ट टोटल लैक ऑफ हेल्थ केयर। यानी आप जानते हैं गरीब आदमी कोई ये है तो आपके दिल्ली में बड़े एक से एक आलीशान हॉस्पिटल, फोर्टिस और मैक्स और अपोलो, कोई गरीब आदमी जा सकता है? तो गरीब आदमी कहां जाए? ही गोज टू क्वैक्स। क्वैकरी इतनी, झोला छाप डॉक्टर जिसको कहते हैं, इतनी फैली हुई है, यानी क्वैक्स आर में भी 5 times or more than the number of regular doctors, क्योंकि गरीब आदमी कांट गो टू अ रेगुलर डॉक्टर। आप एम्स जाइए जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वहां इट इज लाइक अ रेलवे स्टेशन, भीड़ भड़कता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेल नरिशमेंट का हाल ये है, हर दूसरा बच्चा आपके यहाँ मेल नरिश्ड है, खाने को नहीं मिलता, और मेल नरिश्ड चाइल्ड की माइंड और बॉडी स्टंटेड रह जाएगी जिंदगी भर। यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी, उसकी रिपोर्ट है कि every third malnourished child in the world is an Indian child। फार्मर्स सुसाइड्स कितने हो रहे हैं? छुपा, आपका मीडिया छुपाता है, यानी आपकी मीडिया का हाल ये हो गया है, अब क्या बताएं कि जो रियल इश्यूज हैं कंट्री के सामने, मैंने बताया पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज और फार्मर सुसाइड, वो सबको दबाता है। और क्या दिखाता है कि बॉलीवुड किस फिल्म स्टार का इश्क चल रहा है किस फिल्म स्टार से, क्रिकेट, यानी कि हिंदुस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गरीबी और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब नहीं है। हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है कि क्या आपने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हराया कि नहीं हराया। अरे भाई, तुम पाकिस्तान को हराओ क्रिकेट मैच में, क्या न हराओ, इससे क्या गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। यानी द मीडिया डाइवर्ट्स अटेंशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द रियल इश्यूज विच आर इकोनॉमिक टू नॉन इश्यूज लाइक फिल्म स्टार्स, क्रिकेट, एस्ट्रोलॉजी। यानी आज मैं टीवी देख रहा था, यहाँ आने के पहले एक बाबा हैं, मैंने देखा, वो बाबा हैं, वो क्या, किसी ने, वो बड़ी भीड़ आती है साहब उनके हॉल में, वो सुना 2000 रुपए दे के, तो किसी ने कहा साहब हमारी बीबी से मेरा झगड़ा हो रहा, तो बोले समोसा खाओ। देखिए, मैंने तो कहा, देखिए सच्ची बात बुरी लग जाती है, मैंने कहा देखिए 90% लोग हिंदुस्तान में एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ज्योतिष में। मैं जब अपॉइंट हुआ चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट, उसके पहले मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज था, तो मुझे टेलीफोन आया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मद्रास हाई कोर्ट कि माय लॉर्ड प्लीज डोंट टेक ओथ एज चीफ जस्टिस ड्यूरिंग राहु कालम टाइम। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई? बोले राहु कालम मतलब इनऑस्पिशियस टाइम। अरे चीफ जस्टिस, मिनिस्टर सब अपने ज्योतिष को कंसल्ट करते हैं बिफोर टेकिंग ओथ कि क्या ऑस्पिशियस टाइम। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज प्योर नॉनसेंस। सोचिए, क्या मूवमेंट ऑफ स्टार्स और प्लैनेट, क्या चांद सितारों इनके इधर उधर मूवमेंट से तय होगा कि आप 50 साल की उम्र में मर जाएंगे, कि 80 साल में मरेंगे, कि आप डॉक्टर बनेंगे, कि इंजीनियर बनेंगे? बेवकूफी की बात है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम। पामिस्ट्री है। मैं जब छोटा था, बच्चा था, तो देखिए मेरी ये लाइफ की लाइन कटी है। तो मेरे एक पामिस्ट ने कहा था आप 37 की एज में मर जाएंगे, ये कटी है लाइफ लाइन में। आज मैं 69 होने वाला अगले महीने, स्टिल अलाइव एंड किकिंग। तो जातिवाद, आप बताइए, वोट लार्ज मोस्ट एरियाज में जात बिरादरी पे वोट पड़ता है।
आप नहीं देखते हैं जो उम्मीदवार है अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई नहीं, सीधे भेड़ बकरी जैसे आप डाल देते हैं अपने जात बिरादरी पे वोट। मैं तो कभी वोट देने जाता नहीं हूं, क्यों अपना वोट वेस्ट करूं भाई? तो मैं 1 लाख यादव वोट, 1 लाख हरिजन वोट, 1 लाख मुस्लिम वोट, करो भैया मुबारक, मुझे मत इसमें इन्वॉल्व करो, ये पागलपन में। अब वो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, यू कैन मैथमेटिकली कैलकुलेट कि कितने % वोट, देखिए सारे मुस्लिम देंगे यादव और वो कौन है लालू और नीतीश कंबाइन को, और वो सारे यादव देंगे और सारे वो कुर्मी देंगे नीतीश को। यू कैन, जात बरादरी पे वोटिंग होती है, ये कोई डेमोक्रेसी है? वॉज डेमोक्रेसी मेंट टू बी रन इन दिस मैनर? कि आप देखते नहीं है? अच्छा आपके पार्लियामेंट में मेरे ख्याल में हाफ ऑफ देम आर क्रिमिनल्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, क्योंकि आप नहीं देखते हैं कि क्रिमिनल है कि अच्छा आदमी है, आप देखते हैं उसका जात बिरादरी। ये किस तरह की, ये सब, दिस मीन्स दैट इट हैज बिकम एन एम्प्टी शेल, योर डेमोक्रेसी हैज बिकम एन एम्प्टी शेल। बहुत सारे चीज़ों का मैं बता सकता हूँ जो सोशल डिफेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मगर दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारी चीज़ें आप सवाल भी पूछना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में कितना टाइम मैंने दे दिया? हाँ, 5 मिनट्स। मैंने देखिए अमेरिका में कुछ स्पीचेस दी थी, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। पहली स्पीच थी मेरी इन बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में। आप यूट्यूब में जाइए और टाइप करिए जस्टिस काजू बर्कले, जहाँ पे वेयर आई स्पोक ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और मैंने उस स्पीच में ये कहा था, देखिए अगला 15-20 साल अमेरिका इंडिया में इट इज गोइंग टू बी वेरी टर्बुलेंट। क्यों? क्योंकि देखिए वी आर पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशनल पीरियड इन आवर हिस्ट्री। ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडल एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अभी ना हम टोटली फ्यूडल हैं, ना टोटली मॉडर्न हैं, हम कहीं बीच में हैं। ये जो ट्रांजिशन पीरियड को हिंदी में कह सकते हैं परिवर्तन का युग, परिवर्तनशील युग। ये ट्रांजिशन पीरियड इज ऑलवेज अ वेरी पेनफुल एंड टर्बुलेंट पीरियड इन हिस्ट्री। अगर आपने यूरोप की हिस्ट्री पढ़ी हो फ्रॉम से 16 टू द 19th सेंचुरी, जब यूरोप पास कर रहा था इस ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू मॉडर्न सोसाइटी, it was full of turbulence, turmoil, wars, revolutions, social churning, intellectual ferment, theories of Hobbes, Locke, Rousseau, Adam Smith, Montesquieu, Thomas Paine. Pehle, the turbulence was in the form of religious garb, the Reformation, Martin Luther, Calvin and so on. Then the counter-revolution, English civil wars between Charles I and Cromwell, the 30-year war in Germany, जिसमें 1/3 of the German population was wiped out. War was from 1618 to 1648. 1618 में जर्मनी की आबादी 18 मिलियन थी, 1648 में remained only 12 million. Fight between Catholics and Protestants, massacres on the ground of religion. Then स्पेनिश इंक्विजिशन, जहाँ लोगों को जला दिया जाता था, जो अपने मजहब के नहीं थे उनको आग से जला दिया जाता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ एरिस्टोक्रेट्स की गर्दनें कटी। इस तरीके से तब जाके आफ्टर गोइंग थ्रू दैट फायर, देन मॉडर्न सोसाइटी इमर्ज्ड इन यूरोप। इंडिया इज प्रेजेंटली गोइंग थ्रू दिस फायर। We are going through a very painful period in our history, which I think is going to last another 15-20 years. After 15-20 years, a just social order will come into existence when everybody will get a decent life.
तो जब तक ऐसा समाज हम नहीं निर्माण करेंगे जहां हर इंसान को एक अच्छी जिंदगी मिले, यानी decent life means he should have a reasonable job, reasonable income, health care, education for his children, housing, etc. तब तक ये मारकाट चलती रहेगी। और अगला 15-20 साल बड़ा विकट जमाना आ रहा है इस मुल्क में, क्योंकि ट्रांजिशन, देखिए ट्रांजिशन होता क्या है, ये परिवर्तन होता क्या, परिवर्तन ट्रांजिशन मीन्स कि आप पुराने समाज को जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हैं और एक नया समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या आसानी से हो जाएगा? जो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द ओल्ड सोशल ऑर्डर है, विल दे गिव अप देयर राइट्स विदाउट अ फियर्स रेजिस्टेंस? पुरानी वैल्यूज कोलैप्स कर रही हैं, न्यू वैल्यूज बनी नहीं हैं। जो आपने अगर मैकबेथ पढ़ा हो शेक्सपियर का, जिसमें शुरू में आता है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, एक लाइन आती है, यानी पहले जमाने में जो अच्छी चीज मानी जाती थी आज बुरी मानी जाती है, पहले बुरी मानी जाती थी वो आज अच्छी मानी जाती है। पूरा सोसाइटी इज थ्रोन इनटू केओस इन दिस ट्रांजिशन पीरियड। पहले कास्ट सिस्टम अच्छी चीज मानी जाती थी, टुडे एटलीस्ट अमंग द एनलाइटेंड सेक्शन इट इज रिगार्डेड अ बैड थिंग। पहले आपकी शादी आपके माँ बाप तय करते थे, अब कई grown up young people they choose their own partner, and the whole of society has been thrown into turmoil। और ये चलेगा सिलसिला कम से कम 10-15-20 साल और बड़ा मारकाट का जमाना आने वाला है। और उसके बाद एक समाज बनेगा जिसमें हर हिंदुस्तानी को अच्छा डिसेंट लाइफ मिलेगी। थैंक यू।